Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our daily news analysis wherein we are going to do the analysis of news of 11th of August. So 11 अगस्त के जो न्यूज़ है उनको आज हम इस पर्टिकुलर क्लास में कवर करने वाले हैं. ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस थिंग. बट बिफोर दैट सबसे पहले जो है हम टेबल ऑफ कंटेंट्स देखेंगे दैट व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास. The very first one is the NAVIC, so we will be covering this. The second is bill seeks to remove CJI from panel that picks CEC and the ECs. तो ये इतना बड़ा इशू एक्चुअली क्यों है CJI को हटाना? So we will be covering that as well. Then comes the India's Myanmar country. ये जो है आपका एडिटोरियल है, इसको हम कवर करेंगे, राइट. देन चाइनाज डिफ्लेशन एंड फेडरल फंड हाइक, ये दोनों के दोनों जो हैं आपके टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के पार्ट हैं. सो ये भी देखेंगे, कैसे देखेंगे कि कैसे चाइना जो है वहाँ पे डिफ्लेशन हो रही है लेकिन वहीं पे ही बाकी जगहों पे इन्फ्लेशन हो रहा है. तो ये डिफ्लेशन क्या है एंड बहुत सारे और भी बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम इसमें कवर करेंगे. देन कम्स इंडिया और जापान जो है वो एक्चुअली पॉइंट्स आउट देख रही है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम श्रीलंका के साथ फिर से ट्राइलेटरल कोऑपरेशन जो है वो एक्चुअली में स्टार्ट करें. बिकॉज पहले जो श्रीलंका के साथ हमारे बहुत सारे जो कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो श्रीलंका ने मना कर दिया था. तो अभी यही पॉइंट हमको देखना है कि श्रीलंका ने पहले तो रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, फिर से जो है वो चाह रहा है कि उनके साथ अच्छा कोऑपरेशन हो, रिलेशन हो. तो उन्हीं सारी चीज़ों को वी विल बी चेकिंग आउट ओवर हियर. देन कम्स द लास्ट टॉपिक दैट इज़ AI टू मेक UPI पेमेंट. सो नाउ दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग वन कि आप किस तरीके से अपने वॉइस को यूज़ करके आप जो है UPI पेमेंट कर सकते हो. ओके, सो दिस इज़ द लास्ट वन विच वी विल बी कवरिंग. सो दीज आर द टॉपिक्स जो कि आज हम कवर करने वाले हैं एंड ये सभी जो हैं आपके द हिंदू से न्यूज़ लिए गए हैं. फ्रीडम बैच हमारा, ठीक है. तो फ्रीडम बैच जो है इसके लिए जो लास्ट डेट है एडमिशन की दैट इज़ द 15th ऑफ अगस्त. तो आप इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है BA प्लस UPSC, MA प्लस UPSC, डिप्लोमा प्लस UPSC प्रिपरेशन और ओनली UPSC प्रिपरेशन, इसमें से कोई भी अगर आपको कवर करना है तो वो सारी चीज़ें से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन एंड एडमिशन वो सारी चीज़ें tathastu.ics.com ये वेबसाइट से मिल जाएगा. या फिर you can call on these numbers. And apart from that, this is also the news, I mean this is the address from where you can wherein you can visit. आप जो है यहाँ पे आ सकते हो ऑफिस में हमारे, and if you have any kind of query you can definitely ask. NCERT batch जो है that is also going on, तो you can join that as well, right. चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक. एंड यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक जो है वो इस बिल से रिलेटेड है जिसमें कि CGI को हटाने की बात हो रही है एक ऐसे पैनल से जो कि सेलेक्ट करता है CECs एंड ECs. चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स जो है उनको सिलेक्शन जिस पैनल के थ्रू होती है तो वहाँ से CGI हटाने की यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको रिमूव करने की बात हो रही है. ओके, यहाँ पे ये जो इनको रिमूव करने की बात जो हो रही है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें जो है पार्टी मेंबर्स को ऐड करने की बात हो रही है इसकी जगह पे. तो इनको रिमूव करना और इनको ऐड करना, ये जो पॉइंट्स हैं इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा जो है वो हल्ला पार्लियामेंट में हो रहा है. अब यहाँ पर ये जो बिल है पहले एक बार हम देख लेते हैं एक्चुअली. सो थर्सडे को एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया वेयर इन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इनको एक पैनल से रिमूव करने की बात हो रही है जहां पर जिसके थ्रू चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं उनका सिलेक्शन होता है. ओके, अब यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखिए पहले जो सुप्रीम कोर्ट की एक ऑर्डर आई थी जिसमें कि ये कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उस पैनल में होना है, ठीक है. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस पैनल में जो कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इनको सिलेक्ट करेगा, तो वहाँ पे अब वो बोल दिए सुप्रीम कोर्ट की CGI का होना है, राइट. एंड यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उनकी उसी बात को जो है वो पलट दे रही है, राइट. सो दिस इज वाई द क्वेश्चन इज बीइंग रेज्ड ओवर हियर कि इन्होंने अगेन
द सेम थिंग दे आर डूइंग, एंड वो क्या कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है, उनकी जो स्टेटमेंट है, उसके ऊपर जा करके ये लोग काम कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है. So instead of the CJI, the 3-member panel would now have a union cabinet minister. 3-member panel होगी जिसमें कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, और इसके अलावा होंगे ऑपोजिशन. जो भी लोकसभा में ऑपोजिशन है तो ऑपोजिशन का लीडर होगा, एंड प्राइम मिनिस्टर खुद होंगे जो कि इसको हेड करेंगे. सो प्राइम मिनिस्टर हुए, ऑपोजिशन जो है लोकसभा में उसके लीडर हो गए, एंड इसके अलावा जो कैबिनेट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है तो वो होंगे इसके पार्ट. तो ये लोग जो हैं वो यहाँ पर इस पैनल में मेंबर्स होंगे हु विल बी सेलेक्टिंग देम. ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो चूज करने की. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023, ये जो है इसी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको लेकर के राज्यसभा में जो है काफ़ी ज़्यादा हंगामा यहाँ पर हुआ है इसी पॉइंट को लेकर के. राइट, अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव कही जा रही है दैट देयर इज नो एलओपी इन द लोअर हाउस, दैट इज दी ये ऑपोजिशन, जो ऑपोजिशन पार्टी है लोकसभा में, जो ऑपोजिशन पार्टी तो कोई है नहीं वैसे, ठीक है, तो लोअर हाउस में वैसे तो कोई है नहीं, और द लीडर ऑफ द सिंगल largest opposition party would be considered that of the LOP, leader of the opposition. अब यहाँ पे ये पॉइंट कह रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव बिल की ये कह रहे हैं कि जो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, ठीक है, लोअर हाउस में, अगर वहाँ पे वो ना हो, सपोज लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई ऐसा है ही नहीं, ठीक है, और तब वहाँ पे क्या होगा, आपको ऑपोजिशन में भी आने के लिए, खड़े होने के लिए यू हैव टू हैव सर्टेन नंबर्स. अगर वो नंबर आपके पास नहीं है देन व्हाट, तो देन इसमें ये पॉइंट कहा गया कि ठीक है, तो जो भी लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, जो भी लार्जेस्ट होगी वहाँ वो जो है उसको यहाँ पर कंसीडर करा जाएगा, ऑपोजिशन का लीडर जो है वो वहाँ पर कंसीडर करा जाएगा. एट फर्स्ट पहले जो था पैनल ऑफ 5 पर्सन्स होते थे, वुड बी प्रिपेयर्ड for consideration of the selection committee for appointment as the CEC and the chief election and the election commissioner. So the panel of the 5 persons was supposed to be there. The opposition seized the opportunity and accused the government of diluting the constitutional bench order, which has actually said constitutional bench order. यहाँ पे यही इसी पॉइंट की बात कर रही है जो कि मैंने आपको कहा कि जहाँ पे कह रहे थे कि भैया CGI का होना जो है वहाँ पर ज़रूरी है, लेकिन इसी पॉइंट को जो है वो हटा दिया गया. अब यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि खुद अब कैबिनेट से एक मेंबर हो गया, प्राइम मिनिस्टर खुद हो गया, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन अकेला पड़ जाएगा, बाकी लोग तो अपने ही बंदे हैं. राइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मेजोरिटी से भी अगर काम करेंगे तो दे विल बी फेवरिंग whatever they will be doing on their own way only. So इसी चीज़ को लेकर के जो है यहाँ पर इस बिल को लेकर के क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली में रेज हो रही है. ओके, सो दिस इज व्हाट द बिल इज ऑल अबाउट. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू द नाविक, इंडियन GPS नाविक टू बी लिंक्ड टू आधार एनरोलमेंट डिवाइसेस. सो यहाँ पर अब ये जो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो नाविक है, नाविक क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन और दैट ऑफ द नाविक. नाविक क्या है, ये नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन. इंडियन कॉन्स्टलेशन क्या है, ये 7 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन है दिस नाविक. ओके, सो यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 सैटेलाइट्स का ये एक कॉन्स्टलेशन के तौर पे शो कर रहे हैं. राइट, तो ये नाविक जो है उसका यूज़ करने की बात हो रही है फॉर द एनरोलमेंट फॉर दिस आधार, for Aadhaar, wherein they will be linking this with the Aadhaar. The 7 satellite system that makes India's version of the American GPS will soon be integrated into Aadhaar enrollment devices across the country. So here they are saying that it is going to enroll with that of the Aadhaar. Okay, the department has facilitated successful conduct of the field trials and is providing technical expertise in the finalization of the
procurement of the specification of the devices, and it is said in response to the queries by the committee. The committee made its report public on the yesterday, that is the Thursday only, they made this thing public. अभी यहाँ पर ये कह रहा है कि राइट नाउ अगर ये आधार एनरोलमेंट की बात करें तो आधार एनरोलमेंट किट्स दैट आर यूज्ड टू कलेक्ट एंड वेरीफाई पर्सनल डिटेल्स आर लिंक्ड टू दैट ऑफ द जीपीएस। अभी आधार रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो जीपीएस से रिलेटेड है। अब यहाँ पे जो है हम जीपीएस से स्विच करके नाविक में चले आएंगे, ठीक है, नाविक जो कि हमारा अपना खुद का इंडिजीनियस है, ठीक है। तो इसी वजह से, और अगर ये चीज़ हो जाती है तो दैट्स क्वाइट गुड ओनली बिकॉज वी वोंट बी डिपेंडेंट ऑन द जीपीएस एनी मोर इन ऑर्डर टू गेट द डेटा, इन ऑर्डर टू फेच द डेटा, ओके, रिलेटेड टू दिस आधार ओनली, ओके। अब यहाँ पर जो ये कह रहा है कि नाविक से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, दैट द न्यूज़ इज ओवर, नाउ द नाविक रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यहाँ पर ये जो नाविक है या फिर IRNSS, इट इज डिजाइंड विद अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स, ठीक है। कॉन्स्टलेशन कितनी है? 7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन है, और ये एंड अ नेटवर्क ऑफ ग्राउंड स्टेशंस विच विल बी ऑपरेटिंग 24/7, बिकॉज ऑब्वियसली बात है अगर 24/7 नहीं होगी तो हाउ यू वुड बी एबल टू फेच द इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम, राइट। सो 24/7 जो है यहाँ से ग्राउंड स्टेशन की तरफ से जो है सपोर्ट रहेगा। यहाँ पर टोटल 8 सैटेलाइट्स हैं, हाउएवर ओनली 7 रिमेन दी एक्टिव वन। 3 सैटेलाइट्स जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, एंड जो 4 हैं वो जियो सिंक्रोनस में है, ठीक है। यहाँ पे 3 सैटेलाइट्स जो हैं वो जियो स्टेशनरी में है, एंड जो बाकी जो 4 हैं दैट इज ऑन दी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, राइट। अब ये जो है दिस थिंग, इट वॉज रिकग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO के द्वारा जो है इसको रिकग्निशन भी जो है वो मिली हुई है। सो दिस इज व्हाट इज द नाविक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू अगेन दी जम्मू एंड कश्मीर का 370 आर्टिकल जो है जिसको एब्रोगेट किया गया था, तो उससे रिलेटेड जो आर्ग्यूमेंट अभी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में उसी से रिलेटेड, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने ये बात कही कि एज सून एज जम्मू एंड कश्मीर सरेंडर्ड टू इंडिया, जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर ने अपने आप को सरेंडर कर दिया इंडिया में, तो वैसे ही उसने अपनी जो सॉवरेंटी थी वो भी अपने इंडिया को दे दी है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली एंड कंप्लीटली हैज बीन गिवन टू दैट ऑफ द इंडिया as soon as it got integrated with that of the India. So this is what it is being said by the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट ने यही पॉइंट जो है वो कही है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज एवरी टाइम यही चीज़ कहा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके साथ धोखा हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर यही बात ये कह रहे हैं कि एज सून एज आप जैसे कि दूसरे ही बाकी जो और भी जो स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिया के पार्ट बन गए इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, तो जैसे ही वो इंडिया का पार्ट बने, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया का पार्ट बने तो उसके बाद उनकी अपनी सॉवरेंटी भी मेंटेन्ड है, नहीं है भाई उनकी सॉवरेंटी मेंटेन्ड, बिकॉज नाउ यू आर द पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया की सॉवरेंटी आपकी सॉवरेंटी हुई, नाउ यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डोमिनियन स्टेटस जो है वो आपके पास अब नहीं है। सो दिस इज़ वॉट इट इज़ बीइंग सेड ओवर हियर। जम्मू एंड कश्मीर ceded its sovereignty to the dominion of India absolutely and completely, and there is no conditional thing over here. It was no conditional surrender of sovereignty to the dominion of India. The surrender of sovereignty was absolutely complete. ये जब absolute word आ जाता है ना तो it means a lot when it comes to the constitution. तो ये absolutely आपने जो है अपनी sovereignty भी दे दी है. Here you are not having any kind of sovereignty over here. The restraint on the parliament to enact certain laws in the Jammu and Kashmir, it was keen to limitations on enacting laws on the subjects of the state list of the Indian Constitution. अगर आप सभी को अगर ये पॉइंट याद हो, नहीं तो फिर
प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जम्मू एंड कश्मीर के पास ये फ्रीडम था दैट इफ़ दे डोंट वांट टू अप्लाई एनीथिंग इन देयर स्टेट देन दे कुड हैव बीन डन दैट। वो चीज़ कर सकते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई चीज़ लेकर के आए, किसी चीज़ को, कोई भी स्कीम है, कोई भी लॉ है, कुछ भी लेकर के आए, दे फील कि हमको नहीं अप्लाई करना है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली थी, तो अगर उनको लगता था कि हमको नहीं अप्लाई करना है तो वो नहीं भी करते थे, राइट। तो यहीं पे वही बात कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट के जो सर्टन लॉज होते थे वो जम्मू एंड कश्मीर अपने उधर जो है वो अप्लाई नहीं करता था, एंड दैट वाज स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो स्टेट लिस्ट को लेकर के था। दिस इज व्हाट इट इज बीइंग पॉइंटेड आउट ओवर हियर। limitations placed on the legislative power of the parliament cannot be construed to mean that Jammu and Kashmir, unlike other princely states which ceded to the dominion and became full-fledged states under the constitution, retained its sovereignty. It doesn't mean that दिस थिंग। तो स्टेट लिस्ट में जो है बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता था कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ इस चीज़ के ऊपर, हमारा जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर किया है, वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई दिस थिंग इन आवर स्टेट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सॉवरीन हो गए। एज सून एज यू सरेंडर्ड योर सॉवरिटी इज गॉन। ओके, सो दिस इज व्हाट इट हैज़ बीन सेड ओवर हियर। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट चल रही है, बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो सामने निकल करके आ रहे हैं। यहाँ पर एक मेंशन करी गई है, दिल्ली अग्रीमेंट के बारे में मेंशन किया गया है। दिल्ली अग्रीमेंट जो कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में 1952 में हुआ था। दिस वाज when it was being surrendered, इंडिया के पास जो है ये लोग आए, ये जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से ये चीज़ था कि वी विल बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये दिल्ली अग्रीमेंट में ही ये चीज़ कही गई थी कि वो इंडिया का पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये जो दिल्ली अग्रीमेंट था ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच में 1952 में हुआ था, विच हैड सीन द यूनियन गवर्नमेंट एक्विजी that residuary legislative power would vest with the Jammu and Kashmir instead of the center, unlike the case with the other states। यहाँ पे यही चीज़ कहती कि तो जो रेजिड्यूरी लेजिस्लेटिव पावर्स है वो जम्मू एंड कश्मीर के पास रहेंगे, जो जम्मू एंड कश्मीर के पास रहेंगे, ना कि सेंटर के पास रहेगा। रेजिड्यूरी पावर्स है। पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था कि स्टेट लिस्ट हुआ, वैसे स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, रेजिड्यूरी लिस्ट। तो यहाँ पे जो रेजिड्यूरी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे, लेजिस्लेटिव पावर्स की बात हो रही है यहाँ पे, वो जम्मू एंड कश्मीर के पास ही रहने देने की यहाँ पर बात पॉइंट आउट कर रहे हैं। एंड इस अग्रीमेंट में ये भी चीज़ कहा गया था, ये भी मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर है उनको ये एम्पावर किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर के जो लॉ मेकर्स हैं, टू कन्फर्म पीपल डोमिसाइल्ड देयर विद स्पेशल राइट्स एंड दैट ऑफ द प्रिविलेजेस, कि जो वहाँ के लोग हैं उनके पास स्पेशल राइट्स होंगे और प्रिविलेजेस होंगे। चीफ जस्टिस ने यहीं पे ही कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑर्डर ऑफ 1972 जो है पार्लियामेंट का, उसका हवाला देते हुए इन्होंने ये कहा दैट इट वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिव पावर्स टू मेक लॉज टू प्रिवेंट एक्टिविटीज थ्रेटनिंग सॉवरेंटी एंड टेरिटरी इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिया। ओके, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भैया ये जो एक्सक्लूसिव पावर्स दिए गए थे वो इसलिए दिए गए थे कि किसी भी तरीके का जो इंडिया की जो सॉवरेंटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसके ऊपर खतरा ना हो, इस पर्टिकुलर पर्पस की वजह से ये एक्सक्लूसिव पावर दिया गया था, ना कि आप जो है अपने आप को एक अलग ही पार्ट बना करके रखे रहो, यू आर डिफरेंट दैन दी अदर स्टेट्स ऑफ दी कंट्री। ये सोच करके आप करो तो ऐसा बात नहीं है, तो ऐसी पॉइंट जो है वो यहाँ पर नहीं है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच हैज़ बीन सेड ओवर हियर विच इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग ओवर हियर। तो आपको क्या क्या पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑर्डर ऑफ 1972,
दिल्ली एग्रीमेंट ऑफ 1952। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है। और अभी आप लोग एक होमवर्क देख लो भैया कि ये जो स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होते हैं, तो किसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आते हैं, वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। लक्ष्मीकांत में जो है पीछे के पेजेस में आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे देखने के लिए। सो प्लीज़ डू चेक दिस आउट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है ये है इंडिया, जापान और श्रीलंका को लेकर के, कि इंडिया जापान स्टडिंग वेज टू रीस्टार्ट ट्राइलेटरल कोऑपरेशन विद दैट ऑफ द श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ जो है ट्राइलेटरल कोऑपरेशन मेंटेन करने के लिए ये लोग जो है इंडिया और जापान जो है वो स्टडी कर रहे हैं कि हम देखते हैं भाई वॉट वी कैन डू। बिकॉज पहले क्या हुआ था कि बहुत टाइम जो है श्रीलंका ने बहुत सारे पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया था। नाउ दे वांट कि हम जो है फिर से उनके साथ इकोनॉमिकली इन्वॉल्व हो जाए। अब यहीं पे ही एक आर्टिकल मुझे याद आ रहा है, मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था। श्रीलंका के एक एनवॉय थे, ही वॉज द वन हु वॉज पिचिंग ऑन दिस थिंग कि इंडिया की जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को हमको भी यूज़ करने को मिले, एंड हम उसको यूज़ करके हम मतलब श्रीलंका की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो हमको भी यूज़ करने के लिए मिले और हम उसको एज अ सीढ़ी, एज अ लैडर यूज़ कर सके ताकि हमारा जो ग्रोथ है वो भी हो सके, राइट। अभी यहाँ पर इंडिया ने जो है श्रीलंका की बहुत सारे पॉइंट्स में बहुत सारी जगह टाइम जो है हेल्प करने की कोशिश करी थी, बट श्रीलंका वाज लाइक इन अनदर ही वर्ल्ड बिकॉज ऑफ चाइना। उनको लग रहा था कि चाइना ने इतने पैसे दे दिए हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम जो उसको यूज़ करके वी वुड बी वी विल बी एट अ रियली वेरी गुड स्टेज। बट उन्होंने ये जो श्रीलंका है वो डेट ट्रैप में फंस गया है ना। तो कौन सा पोर्ट है, जरा वो पोर्ट का नाम बताइए, कौन सा टोटा वाला पोर्ट है, ज़रा बताइए इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लाइक टू नो दैट। यहाँ पर यही पॉइंट है कि ये चाइना जो है वो डेट ट्रैप में लोगों को फंसा देता है। उस टाइम लोगों को उस लोगों इन द सेंस कंट्री को समझ में नहीं आती है ये चीज़। जस्ट इमेजिन कि इतने सारे एग्जाम्पल है उसके बाद भी चाइना जो है लोगों जो कंट्रीज़ हैं उनको बेवकूफ़ बना देता है। खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। श्रीलंका ने काफ़ी टाइम जो है वो बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया, जिसमें से इंडिया जापान का एमओयू था ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, ईसीटी, इसको भी कैंसिल कर दिया था। ये जो प्रोजेक्ट था इसको भी कैंसिल कर दिया गया था। एंड जापानीज फंडेड लाइट रेल ट्रांजिट जो था इसको भी सस्पेंड कर दिया। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि जो रिश्ते हैं वो काफ़ी खट्टे हो गए, है ना। ऑब्वियसली बात है, दिस विल हैपन, राइट। नाउ दे आर एक्चुअली लुकिंग एट द वेज थ्रू विच दे कैन एक्चुअली रीस्टार्ट द trilateral cooperation. Economic challenges and diplomatic shifts prompted this reconsideration. Cancellation and freeze in the ties over here. अब श्रीलंका ने कैंसिल कर दिया इंडिया जापान एमओयू ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, जो कि $500 मिलियन की प्रोजेक्ट थी, इसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। लाइट रेल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है जो कि जापान फंड कर रहा था, इसको भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। एंड दिस कुड हैव एक्चुअली मेड देयर रिलेशन रियली वेरी स्ट्रांग विद द टोक्यो। कोलंबो की रिलेशन टोक्यो के साथ अच्छी कर सकता था, बट हियर दे रिजेक्टेड दिस थिंग। अब इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि इंडिया एंड जापान ties between the India and Japan affected due to the project's stagnation, and the geopolitical changes also happened during this particular period, and all these things impacted Sri Lanka. अब इन सारी चीज़ों की वजह से $5 मिलियन का सोचिए कि इनके पास प्रोजेक्ट इनके इधर बन रहा था, तो इतने $500 मिलियन का वर्थ का प्रोजेक्ट होता, उतना जॉब क्रिएशन होता, उतना इकोनॉमिक एक्टिविटी होती। इन्होंने इन सारी चीज़ों को जो है वो कैंसिल कर दिया। लाइट रेल ट्रेन जो ये ट्रांजिट जो है लाइट रेल ट्रांजिट, इसको भी इन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी अपनी जो है उन्होंने एक तरीके से हॉल्ट कर ली थी। तो ऑब्वियस बात है इन सारी चीज़ों की वजह से इट एक्चुअली इम्पैक्टेड देयर इकोनॉमी। नाउ
the renewed efforts are being put towards. अब श्रीलंका जो है they are like कि come on, we हम we need it, तो आप जो है फिर से हमारे साथ एक अच्छा रिलेशन करिए. तो इंडिया एंड जापान असिस्टेड श्रीलंका ड्यूरिंग इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस विच हैपेंड ऑल थैंक्स टू चाइना एंड बिकॉज ऑफ देयर बैड मैनेजमेंट ऑल्सो. विक्रम सिंघे की गवर्नमेंट जो थी है, तो अभी रिसेंटली ये इंडिया भी आए थे, तो दे वांटेड टू रिवाइव द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड द इन्वेस्टमेंट्स. तो धक्के खाने के बाद इनको जो है थोड़ा सा होश तो आया, बट द थिंग इज़ दैट अभी इन सारी चीज़ों को फिर से किक स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम राइट नाउ. अब शेयर्ड विजन की अगर बात करें तो इंडिया और जापान जो है दे हैव अलाइंड इन द विजन ऑफ अ फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन. सो दे वांट कि यहाँ पे जो है इन्वॉल्व हो सके हम थ्रू द वेरियस प्रोजेक्ट्स ओवर हियर. नाउ द प्रपोज्ड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन आर द जॉइंट एफर्ट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रिड कनेक्टिविटी. तो ये ग्रिड कनेक्टिविटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर जो है जॉइंट एफर्ट्स हो सकते हैं, इससे कि दोनों को ही फ़ायदा होगा, दोनों ही कंट्रीज़ को. डेवलपमेंट ऑफ द त्रिनकोमली as an oil pipeline hub, so this can also be done. Connectivity and people centric projects, so that the regional collaboration can be enhanced over here. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि कोऑपरेशन बेटर की जा सकती है. सो ये कुछ जगहों पे देखा जा रहा है, सो दैट कि अगर इंडिया भी इन्वॉल्व है तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है एंड जापान के लिए भी इन्वॉल्व होने की बात हो रही है. तो इन सारी चीज़ों की वजह से दोनों ही बोथ द कंट्रीज़, और यू कैन से द ट्राइलेटरल है, तो तीनों की तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगी. नाउ द जॉइंट इकोनॉमिक विजन स्टेटमेंट की अगर बात करें यहाँ पर, तो ये जो है project discussed aligning with the joint economic vision statement which was actually given by Vikram Singhe and PM Modi when he visited over here in India in July. Projects catalyzed by the governments but private sector led investment and execution encouraged over here. कि गवर्नमेंट जो है वो कैटलाइज करेगी, मतलब जो एक तरीके से पुश करेगी, लेकिन यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट होना है और जो भी प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन होना है ये क्या होगा, ये प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होंगी ये सारी चीज़ें. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक कि हाँ भाई गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग करे. Japan's role and ambitions over here, तो यहाँ पर Pathfinder Foundation's paper suggests India and Japan can collaborate on various projects. जैसे कि Japanese ambassador है हिरोशी सुजुकी, he emphasizes on the South Asian projects and Sri Lanka's debt restructuring process. And here they are saying कि किसी तरीके से जो है इन लोग को अलाइन करके both the countries could actually make a benefit out of this thing. Now the prospects of the trilateral cooperation, तो India, Sri Lanka and Japan, ये तीनों को जो हैं potentially they can collaborate in the South Asia and they can benefit out of it. And whether projects will be executed jointly or in close coordination, this is something which is still remains uncertain because of the Sri Lanka's attitude, previous attitude only. उसकी वजह से obvious सी बात है कि इस टाइप की चीज़ें uncertain होना is very obvious over here. But स्टिल इंडिया और जापान दोनों को ही पता है कि श्रीलंका की हेल्प करने से दे विल ऑल्सो बी इन बेनिफिट. So this is why, so the ties between these three countries needs to be rejuvenated. Next is that AI will allow you make a UPI payment using voice. वॉइस कमांड के थ्रू जो है आप यूपीआई पेमेंट अब जो है वो कर सकते हो. तो दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग सेड ओवर हियर कि भाई हम जो पेमेंट करें, कन्वेंशनल मेथड क्या है भाई, कन्वेंशनल मेथड ये चीज़ है कि आप
जो QR कोड है उसको स्कैन करते हो, फिर उसके थ्रू जो है फिर पेमेंट करते हो, राइट। दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वे। नाउ अब ये बात हो रही है कि RBI ने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कॉन्वर्जेशन को जो है वो डील करे, उसके थ्रू पेमेंट करने की बात जो है वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से इसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाए। अगर ये चीज़ हो जाती है तो इट विल टेक दिस थिंग्स टू दी अनदर लेवल। सो RBI also announced plans to enhance the ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो अभी 200 से 500 करने की बात कर रहे हैं, विद द ओवरऑल लिमिट विथ रिटेन्ड बीइंग रिटेन्ड एट 2000 रुपीज पर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट टू कंटेन द रिस्क एसोसिएटेड विथ रिलैक्सेशन ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ओवर हियर। सो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है अभी मिनिमम 200 से 500, अभी जो है बात कर रहे हैं कि भाई हम जो 2000 का रुपी का जो है अमाउंट वो रखे, ताकि जो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला जो सीन रहता है जिसमें कि बार बार आपको जो इस तरीके से ऑथेंटिकेट करना होता है, तो वो काम करने की ज़रूरत नहीं पड़े। द फैसिलिटी विल इनिशियली बी अवेलेबल। अभी ये जो वॉइस से पेमेंट करने की बात कर रहे हैं तो शुरू में हिंदी एंड इंग्लिश में ही अवेलेबल रहेगा, बट लेटर ऑन इसके जो दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको भी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। एंड यहाँ पर जो चैट बॉट है उसका एक अच्छा खासा रोल जो है वो हो जाएगा, क्योंकि द चैट बॉट यू मस्ट हैव सीन कि वो एकदम क्विकली द बॉट विच एक्चुअली वर्क आउट on the kind of command which you actually give. So यहाँ पर यही पॉइंट कह रहे हैं कि इसका जो एक रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। In yet another improvement to the UPI ecosystem and to promote UPI Lite, the RBI is planning to facilitate offline transactions using near field communication technology. This feature will not only enable digital payments, अब ये जो है सिर्फ रिटेल डिजिटल पेमेंट ही नहीं एनेबल करेगा, बल्कि जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट या फिर टेलीकॉम जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही वीक है या फिर है ही नहीं, तो वहाँ पर भी ट्रांजैक्शन जो है वो हो सके। तो ऐसा भी चीज़ें जो हैं वो फीचर्स देख रहे हैं कि किस तरीके से किया जा सके कि जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है या फिर जहाँ पर जो वीक कनेक्टिविटी है, तो वहाँ पे किस तरीके से जो है वो पेमेंट ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो हो सके। तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। यानी कि क्या क्या है यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं। एक तो वॉइस के थ्रू जो पेमेंट करने की बात, दूसरी बात यहाँ पर हो रही कि टू स्टेप ऑथेंटिकेशन, जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सिचुएशन रहता है फॉर सम अमाउंट, तो वो अमाउंट के लिए जो है वो इंक्रीज करने की बात है। एंड तीसरा पॉइंट ये लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वीक या फिर नो कनेक्टिविटी हो तो वहाँ पर भी किस तरीके से जो है वो ट्रांजैक्शन हो सके। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर जो है वो काम अभी हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है, ये है एडिटोरियल। ओके यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो है ये एडिटोरियल का है, इंडियाज़ म्यांमार quandary, its paradoxical policy. So this is what we are going to talk about in this thing. ठीक है, म्यांमार से रिलेटेड इंडिया एंड म्यांमार का ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो म्यांमार और इंडिया की जो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं इन द सेंस कि म्यांमार की वजह से भी इंडिया में बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो एक्चुअली हो रही हैं। ओके चलिए, नाउ लेट्स सी दिस थिंग। द इवेंट्स ऑफ जुलाई 31 एंड 1 ऑफ अगस्त
These marks crucial moments in the Myanmar's ongoing tragedy, with the acting president extending the emergency and the release of the political prisoners over here. However, these developments do not guarantee a peaceful transition to that of the democracy. तो यहाँ पर यही पॉइंट कह रहा है कि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या किया है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। तो इन इमरजेंसी डिक्लेयर ही है, मतलब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन हो जाए उसके चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम दिख रहे हैं। अभी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं मिंत स्वेज एंड ये जो इमरजेंसी का इन्होंने एक्सटेंशन किया हुआ है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग सेड कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड इसको 6 मंथ से इन्होंने जो है ऐसे इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं, एक्सटेंड करते जा रहे हैं। दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेइंग कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड इलेक्शंस जो होने नहीं दे रहे हैं। दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़ ओवर हियर। द परसूट ऑफ नॉर्मल रिजल्ट्स इन सफरिंग। तो नॉर्मल तो नहीं हो रहा है, बट द सफरिंग, द पीपल आर सफरिंग ओवर हियर। म्यांमार सिविलियंस जो हैं, जो सिविलियन लोग हैं वहाँ पर, दे आर एक्सपीरियंसिंग मोर एंड मोर ऑफ वायलेंस इवन दैन दैट ऑफ द अफगानिस्तान। जिस तरीके से अफगानिस्तान का वायलेंस है वैसे ही कुछ जो यहाँ पे भी कंपेयर कर दिया गया है कि यहाँ पर भी वही सिचुएशन ही जो है वो बन रही है। यहाँ पर ये पॉइंट कह रहे हैं कि जो मिलिट्री है ये रिलेंटलेसली एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। इन 2023 इटसेल्फ दे आर डूइंग दिस थिंग कि एयर स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यूसली इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं। दिस Tatmadaw, it controls only 30 to 40% of the territory, impacting the credibility of the potential elections over here। कि जिस तरीके का सिचुएशन है वैसा देख करके लगता नहीं है कि भाई अभी हाल फिलहाल में किसी तरीके का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो होगा in the near future. This is not something which is being seen over here. Military नेक्स्ट है मिलिट्री बैक्ड USDP रीशफलिंग। मिलिट्री, देखिए मिलिट्री का रोल जहाँ पर आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क इन द डेमोक्रेसी वे, ठीक है। तो उस वो वाला सिचुएशन जो है वो तो आने से रहा। यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी कि USDP reshuffling under the Khin Yi aims to add military hardliners over here। तो जो मिलिट्री के सपोर्टर्स है तो मिलिट्री हार्डलाइनर्स जो है उनके लिए कह रहा है कि भाई उनको जो है ये लेकर के डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं। एंड नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसीज डिसीजन डू नॉट पार्टिसिपेट एंड एक्सक्लूजन ऑफ smaller parties raise concerns about that of the democracy over here, that if the military hardliners are being appointed, then how come you think that the democracy will be applied over here? Constitutional structure grants the military a practical veto over here in the पार्लियामेंट ऑफ द म्यांमार ओवर हियर। तो ये भी एक जो पॉइंट ऑफ कंसर्न बन जाता है यहाँ पर। रिड्यूस्ड सेंटेंसेस एंड मिस सू कीज रोल ओवर हियर, क्योंकि सू की को जो है वो इसी तौर पे देखा जाता है डेमोक्रेसी के लिए उनको पोर्ट्रे किया जाता है दैट शी इज़ द वन हु एक्चुअली इज़ face of democracy over there in the Myanmar, you can say। So Aung San Suu Kyi का सेंटेंस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया एंड उनको जो है हाउस अरेस्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। एंड अगर आप जो है उनको जेल से निकाल करके हाउस अरेस्ट में डाल दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी जो है वो आपने अप्लाई कर ली है। सू की willingness to compromise and work with the military is also a kind of question being raised over here, कि वो मिलिट्री के साथ किस तरीके से जो है वो मिलके काम करने की बात कर रही हैं, ये तो डेमोक्रेसी नहीं हुई। सिंबॉलिक जेस्चर्स में ease protests but could potentially disrupt the national unity government led resistance over here। कि ये सिंबॉलिक ही है ना जेस्चर एक तरीके से कि हाँ भैया मिलिट्री के साथ मिलकर के काम करने के लिए तो है रेडी है, बट द पॉइंट ओवर हियर इज दैट कि ठीक है काम करने के लिए ये लोग रेडी हैं, बट दीज आर द जस्ट द सिंबॉलिक जेस्चर्स। इससे क्या होगा, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो थोड़ा शांत ज़रूर हो सकते हैं,
लेकिन डेमोक्रेसी नहीं अप्लाई होती है इस तरीके से। ओके, ये तो पाकिस्तान वाला टाइप का सीन हो गया ना, राइट। इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स द म्यांमार, अब यहाँ पे क्या है, इंडिया ने इनिशियली काफ़ी असिस्टेंस जो है हेल्प प्रोवाइड करी थी पैंडेमिक के टाइम में। कू जब हुआ था तो उस टाइम भी इन्होंने जो है काफ़ी हद तक जो है इंडिया ने हेल्प आउट किया था। एंड ऑल दीज थिंग्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द एक्विजिशंस ऑफ द इंस्टिगेटिंग वायलेंस ओवर देयर इन द मणिपुर, बिकॉज द मणिपुर एंड द बॉर्डर, दिस इज द बॉर्डर, मणिपुर इज हेयर एंड दिस इज द म्यांमार। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये चीज़ कहा जा रहा है कि यहाँ से इंस्टिगेट किया जा रहा है मणिपुर में वायलेंस। तो पहले इंडिया ने पैंडेमिक में हेल्प किया, कू जब हुआ तब भी हेल्प आउट किया, सो दैट एवरीथिंग स्टेज काम, सारी चीज़ें शांतिपूर्वक रहे वहाँ पे। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं। India's suspension of free movement regime due to trafficking and the drug concern, ये भी एक जो इंडिया की कंसर्न, यहाँ इंडिया जो है वो कंसर्न रेज कर रहा है ड्रग्स को लेकर के एंड जो ट्रैफिकिंग हो रही है उसको लेकर के। इंडिया की एंगेजमेंट जो है म्यांमार में, that is through the infrastructure projects and 5-point consensus के through। Paradox between India's commitment to democracy and security concerns is in Northeast India and relations with that of the China। यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का पार्ट है नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे डेमोक्रेसी एंड सिक्योरिटी दोनों ही बहुत ही मेजर कंसर्न है बिकॉज ऑफ द चाइना के साथ जैसे जिस हिसाब के अपने रिलेशन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अपना खुद के भी बहुत सारे कंसर्न्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियाज आर्म्स सप्लाई टू द मिलिट्री आफ्टर द कू कॉन्ट्राडिक्ट्स इट्स डेमोक्रेसी स्टैंड्स ओवर देयर in the Myanmar and it fuels the cross-border tensions. See, how come the cross-border tensions over here? The problem, see, the problem is that this is the, suppose this is the India, दिस इज द इंडियन पार्ट, दिस इज द म्यांमार पार्ट। म्यांमार में अगर कू हो रहा है, यहाँ पे जो है काफ़ी अनस्टेबिलिटी है, इनस्टेबिलिटी है यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इंडिया जो है दे विल बी डिप्लॉइंग पीपल ओवर हियर, राइट, सो दैट यहाँ से जो है वो किसी तरीके की इंसर्जेंसी ना हो सके। ओके नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे म्यांमार में जो भी लोग मिलिट्री के अगेंस्ट काम कर रहे हैं या फिर जो भी कोई भी टेररिज्म हो, कुछ भी अगर होता है तो दे विल बी ब्लंडरिंग, डूइंग ब्लंडर्स ओवर हियर इन म्यांमार एंड भाग करके जंगलों में से वो जो है इंडिया के साइड में आ सकते हैं। ठीक है, फिर फर्दर वो इंडिया में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर इंडिया जो है वो अपनी सिक्योरिटी को यहाँ पर अगर टाइट कर ले रहा है तो आई डोंट थिंक सो दैट देयर शुड बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम ओवर हियर। बट द पॉइंट विच इज बीइंग मेंशन्ड ओवर हियर कि अगर इंडिया जो है अपनी मिलिट्री सप्लाई इस तरीके से इंक्रीज कर दिया है तो इससे जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेंशन की जो एक पॉइंट है वो बात कर रहा है। अपने घर की रक्षा करना, अगर किसी के घर में चोरी हुई है आपके पड़ोसी में और आप अपने घर की सुरक्षा कर रहे हो, तो यही वाली पॉइंट यहाँ पे आ गया कि आप अपने घर की सुरक्षा कैसे कर सकते हो, ये वो वाला पॉइंट जो है यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। खैर, पॉलिसी ऑप्शंस फॉर इंडिया ओवर हियर, अब यहाँ पर इंडिया के लिए कह रहे हैं कि जो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो सू की के साथ जो है वो मिलकर के काम करें, ठीक है, इंगेज करें इनके साथ। एंड प्रो डेमोक्रेसी एक्टर्स जो भी जिस तरह से सू की हैं वैसे और भी लोगों के साथ मिलकर के म्यांमार में एक तरीके से डेमोक्रेसी लाने में मदद करें, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ इज द टाइम वी शुड अवॉइड the securitization and profiling of the incoming refugees to prevent violence and foster compassion over here। अब यहाँ पर ये भी पॉइंट कह रहे हैं कि जो रेफ्यूजीज वहाँ से आ रहे हैं तो उनको हमें वेलकम यहाँ पर करना चाहिए एंड हमको उनको प्रोफाइलिंग करना जो है वो उनको ख़त्म कर देना चाहिए कि भैया ये लोग आएंगे तो वायलेंस जो है वही यहाँ पर क्रिएट होगा। बट द पॉइंट इज ओवर हियर लाइक दैट
कि सपोज कि चलो ठीक है, यहाँ से म्यांमार से जो लोग हैं रेफ्यूजीज आ रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दीज पीपल विल acquire, definitely they are going to have the Aadhaar cards and all, they are going to acquire your land, they are going to have your food, they are going to have your land there, they will start building their own house over here, they will have they will have your jobs, they will have the Aadhaar cards over here, they will start voting for the people who will let them stay over here. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम इन द फ्यूचर. सो रेफ्यूजीज़ को जो है वेलकम करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उनको यहीं पे ही रख लेना will create a problem in the future, which you can see over there in the n number of countries which is happening to n number of countries, जिन्होंने पहले रेफ्यूजीज़ को पूरी एकदम खुली बाहों से जो है सपोर्ट किया और उनको लेकर के आए अपने देश में, उन्होंने बसने दिया, और अब जो है वही रेफ्यूजीज़ किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. तो ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का जो है हम लेकर के चलते हैं कॉन्सेप्ट, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट येस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी कैन नॉट हैव देम फॉर रियली वेरी लॉन्ग पीरियड, क्योंकि अल्टीमेटली फिर यही चीज़ होगी कि एक छोटा सा एक ऐसा ऐसा एरिया बनता जाएगा जो कि इंडिया में रह के भी इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के लोग इंडिया की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट काम करेंगे. सो वी नीड टू कीप अ चेक ऑन दिस थिंग. ठीक है, कंपैशन होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, वी आर नॉट सपोज टू प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल भी नहीं करना है, लेकिन अपनी तरफ से हमको सतर्क रहने में किसी तरीके की कोई बुराई नहीं है. बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ बीइंग सेड ओवर हियर. खैर, रिसेंटली म्यांमार में जिस तरीके के इवेंट्स हुए हैं और जिस तरीके से जो इमरजेंसी को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, इन सारी चीज़ों को देख करके लगता है कि डेमोक्रेसी हाल फिलहाल में तो वहाँ पर अप्लाई होने से रही, विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन जब तक कि किसी तरीके का जब तक कि किसी तरीके का वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो पॉलिटी है, मतलब पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस है, वो अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते हैं. तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट. नेक्स्ट हमारा आता है चाइनाज डिफ्लेशन अ कॉज फॉर द कंसर्न ओवर हियर, कि पूरी दुनिया में जो है वो इन्फ्लेशन आ रहा है, बट चाइना एक ऐसा है कंट्री जहाँ पर कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 2 years यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि डिफ्लेशन आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे ये आर्टिकल बहुत ही खूबसूरत है, इसमें बहुत ही सुंदर से जो है डिफ्लेशन का इन्होंने डेफिनेशन भी मेंशन करा हुआ है. बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार जो है ये आर्टिकल है. चाइना अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस कर रहा है deflation as consumer prices and producer prices declined. यहाँ पर जो कंज्यूमर प्राइस है और जो प्रोड्यूसर प्राइस है दोनों ही डिक्लाइन कर रहे हैं. इन सारी चीज़ों के बहुत सारे जो है वो इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, एंड इसी को लेकर के बहुत सारे जो डिबेट्स हैं वो चल रहे हैं. पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डिफ्लेशन होता क्या है. डिफ्लेशन का मतलब है कि जो भी गुड्स हैं या फिर सर्विसेज हैं उनकी प्राइसेस का डिक्रीज होना. ठीक है, डिफ्लेशन हम उसको उस हिसाब से लेते हैं कि प्राइसेस डिक्रीज होना. हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन जो है वो बेसिकली मनी सप्लाई में जो चेंज होता है उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन देखते थे हम, लेकिन अब जो है वो प्राइसेस की बेसिस पे हम डेफिनेशन जो है वो सेट करते हैं. द फोकस इज ऑन द फॉलिंग प्राइसेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन दैट ऑफ द इकोनॉमी. Impact and worries of deflation over here. Let's check this out. Okay, falling prices could indicate reduced demand, potentially leading to the economic slowdown. अब यहाँ पे क्या है कि अगर प्राइसेस किसी चीज़ की कम होती जा रही हैं, तो प्राइसेस अगर कम हो रही हैं तो इसका मतलब है कि डिमांड जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस. देखिए, जब भी किसी चीज़ की प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड ओनली. सपोज कि प्राइस ऐसे ही सेट है, ठीक है, अगर सपोज की डिमांड इंक्रीज हुई, किसी चीज़ की, पेन की डिमांड इंक्रीज होगी, ऑल ऑफ अ सडन बहुत डिमांड हो गई, ठीक है, तो उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज कर जाएगी.
ठीक है। सो इन ऑर्डर टू, क्योंकि डिमांड अच्छी खासी जो है वो इंक्रीज हुई है। अब सपोज कि डिमांड जो है वो कम हो गई है, ठीक है, तो इन चीज़ की वजह से क्या होगा, जो उसकी प्राइस है वो भी कम हो जाएगी over the period of time, right? So this is how the things actually work. Okay, things actually work. तो यहाँ पे वही पॉइंट जो है वो कह रहा है कि प्राइसेस अगर कम हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है, डिमांड रिड्यूस हो रहे हैं, एंड इस चीज़ की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है वो हो सकता है। नाउ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर हियर, बायर्स में डिले परचेसेस, बायर्स जो हैं वो परचेज नहीं करेंगे, फर्दर डैम्पनिंग द डिमांड एंड दैट ऑफ द ग्रोथ। सपोज कि गुड नंबर ऑफ पीपल आर देयर who are thinking in order to buy something, some mobile and all, and already जो है उसकी रेट जो है वो continuously fall हो रही है, गिर रही है, so the people will think कि let it go down, इसको जो है और डाउन जाने दो, then I will purchase that। लोग ऐसा करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, राइट। सो इस चीज़, यही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि बायर्स अगर नहीं खरीदे, इफ दे फर्दर डिले दी परचेजेस, देन डेफिनेटली डिमांड एंड ग्रोथ के ऊपर जो है यहाँ पर असर पड़ेगा। A certain level of inflation is deemed necessary for the resource utilization. Deflation can lead to business losses, disrupt credit contracts, and hinder the ग्रोथ ऑल्सो। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर डिफ्लेशन इसी तरीके से जो है अगर होता रहा तो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि डिफ्लेशन कंटिन्यूसली हो रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, तो नो वन वुड लाइक टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो दिस इज द रीज़न वाई all these things can actually happen, growth जो है वो भी hinder हो सकती है। Diverse views on deflation, some argue deflation may not always be problematic। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि डिफ्लेशन हमेशा ही प्रॉब्लमेटिक हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। सम इकोनॉमीज फेस्ड डिफ्लेशन ड्यूरिंग रैपिड ग्रोथ पीरियड्स ऑल्सो, दैट की ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है उस टाइम भी उन्होंने जो है डिफ्लेशन फेस किया है। जापान एक्सपीरियंस्ड डिफ्लेशन वाइल पर कैपिटल रियल इनकम रोज, डिफ्लेशन कुड रिजल्ट फ्रॉम सप्लाई आउटपेसिंग मनी सप्लाई ग्रोथ। सो मनी सप्लाई ग्रोथ जो है उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी डिफ्लेशन आ सकता है। जापान में डिफ्लेशन इन्होंने फेस किया था, जबकि इनकी रियल इनकम जो थी वो इंक्रीज कर रही है, लेकिन फिर भी डिफ्लेशन जो है ये जापान में फेस किए थे। तो ये कुछ एग्जाम्पल जो है वो दे रहे हैं कि डिफ्लेशन है, उसके बाद भी किस तरीके की सिचुएशन जो है वो देखने के लिए मिलती है। नाउ इकोनॉमिक क्राइसिस, डिफ्लेशन इन द टाइम ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पीरियड में जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है दैट माइट ड्रॉप टेम्पररीली, ठीक है, वो टेम्पररीली जो है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग हो सकती है कम, yes that can happen। now the official price indicators may not capture relocation of spending on different goods, कि जो ये प्राइस इंडिकेटर्स होते हैं दे दोज माइट नॉट बी एबल टू ट्रैक कि भाई कहाँ पर जो है ये स्पेंडिंग अगर इन्होंने रोकी है तो और कहाँ पे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो उस चीज़ को ट्रैक शायद ऑल ऑफ अ सडन ये नहीं कर पाए। कंज्यूमर डिमांड एंड प्राइसेस, सम इकोनॉमिस्ट्स आर्ग्यू कंज्यूमर डिमांड डिटरमिन्स प्राइसेस नॉट द अदर वे अराउंड। ओके, तो कंज्यूमर डिमांड जो है वो बेसिकली प्राइस को डिटरमिन करता है, कुछ इकोनॉमिक्स का ये बात कहना है, ना कि प्राइस जो है वो कंज्यूमर की डिमांड को दिखाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द सम इकोनॉमिक्स आल्सो बिलीव दिस थिंग। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द कॉसेशन इज फ्रॉम कंज्यूमर डिमांड टू दैट ऑफ द प्राइसेस, की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो प्राइसेस पे भी जो इम्पैक्ट है वो भी देखने के लिए मिलेगा। चाइना में ये जो डिफ्लेशन एक्सपीरियंस किया जा रहा है, वहाँ पे जो है वो डिफ्लेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट द सेंट्रल बैंक कीप्स इंटरेस्ट रेट्स दी लो, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो फिर भी लो ही रखे हुए हैं। कॉन्ट्रास्ट टू अदर सेंट्रल बैंक्स टाइटनिंग पॉलिसी पोस्ट पैंडेमिक, हियर इन इंडिया समथिंग लाइक दिस डिडंट हैपन, likely cause of Chinese deflation might be more fundamental than that of the liquidity। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि चाइना में ये जो डिफ्लेशन आया है तो वो
कोई और रीज़न हो सकती है, इनकी लिक्विडिटी का शायद कोई इशू जो है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रो जो है इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को लो करके रखा हुआ था. Economic turmoil in the property sector contributing to GDP might play a role over here. These are the possible reasons which they are pointing it out. And apart from that, we need to study the money supply and monetary transmission. And if we are able to do this thing in a proper way, then we would be able to understand that why China is actually facing deflation issue and what are the possible reasons, actual possible reasons behind this thing. Now the last topic of the day is the will the federal fund hike impact developing country debt over here. So this is what it is actually talking about, क्योंकि बहुत फेडरल फंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जैसे कि इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जिस तरीके से चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, जिस तरीके से इकोनॉमी का हाल है, उस हिसाब से जो है फेडरल फंड वहाँ पे भी जो है इन्होंने क्या किया है, कॉस्ट कटिंग किया है. कॉस्ट कटिंग इन द सेंस की tightening की है. Let's see that how the things actually work. Now the recent Federal Open Market Committee meeting saw an increase in the targeted federal funds rate to 5.25 to 5.5%. अब यहाँ पर इन्होंने 5.25 था, अब इसको 5.5% कर दिया, तो 0.25 यहाँ पे मतलब 25 बेसिस पॉइंट से जो है यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है. एंड ये जो इंक्रीज करने के बाद अभी 21 साल के सबसे हाई रेट पर है. एंड ये चीज़ करी गई है इन ऑर्डर टू कर्ब द इन्फ्लेशन. अब देख लो कितनी विडंबना है. चाइना में डिफ्लेशन हो रखी है, यूएस में देखो कि इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन को कट ऑफ करने के लिए ये लोग अपना जो रेट है वो यहाँ पर फंड रेट्स है, फेडरल फंड रेट्स, इन्होंने इसको जो है इंक्रीज कर दिया है. एंड ये करने का पीछे जो है रीज़न, वो बेसिकली लेंडिंग रेट्स जो है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए इस काम को किया गया है. रेट्स वर नियर ज़ीरो पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि 2015 तक इन्होंने इस तरीके से करके रखे हुए थे. पैंडेमिक के टाइम जो है इसको 0.05% डिक्रीज कर दिया गया था. एंड फर्दर इसको मार्च 2022 में इसको इंक्रीज किया गया था. फेडरल रिजर्व यूजेस बॉन्ड परचेजेस और सेल्स टू मेंटेन द टारगेटेड रेट रेंज, कि इसको टारगेट जो भी रेट रेंज को इनको मेंटेन करके रखना होता है उसको अचीव करने के लिए ये क्या करते हैं, बॉन्ड को परचेज करते हैं या फिर सेल कर देते हैं. उसी के हिसाब से जो मनी सप्लाई है वो मेंटेन करी जाती है. ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इन सारी चीज़ों की वजह से. Okay, now developing economies still grappling with pandemic related challenges. Expansion of central bank balance sheets led to low interest rates. Carry trade flourished with dollar borrowing and investment in the emerging markets can actually help out over here. Rising rates and currency depreciation impact the unhedged dollar debts of corporations, and corporation outside the US hold $5.14 trillion in the dollar debt. इतना सारा है. ओके अब ये सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रखे हैं, एक के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है. डॉलर बोरोइंग की हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो डॉलर डेट हो रखा है, करेंसी डेप्रिसिएशन हो रही है, राइज रेट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं. तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो डॉलर्स के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है. अब इन्हीं सभी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो कॉरपोरेट्स पे भी होगा. अब यहाँ पर जो है कॉरपोरेशंस, अब ये इंक्रीजिंग प्राइवेट नॉन गारंटीड डेट जो है, दिस इज बीइंग डन बाय द कॉरपोरेशंस in the international economy, and the rising interest in the advanced countries may lead to foreign investors abandoning the government securities in the developing economies. So they might be doing this thing कि जो इन्होंने जो इन्वेस्टर्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज में वहाँ की जो सिक्योरिटीज इन्होंने खरीदी थी तो उसको वहाँ पर जो है ये डंप कर देंगे कि भाई हमको नहीं चाहिए, उसको सेल करने के पीछे वो पड़े रहेंगे. एंड that will eventually impact the economy of the developing nations.
foreign role in government securities market heightens debt servicing concern over here, and World Bank's report shows the poorest countries spend 10% of export earnings on the debt servicing only, बिकॉज वो अपना जो कर्जा चुकाने में इतना पैसा लगा देते हैं, फिर बाद में जो है वो अपना कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है कि इन सारी चीज़ों का एक इम्पैक्ट जो है वो देखने के लिए उन कंट्रीज़ में मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये टाइटनिंग कर रहे हैं मनी सप्लाई पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो डॉलर्स के ऊपर पड़ेगा एंड कॉरपोरेशंस के ऊपर पड़ेगा। कॉरपोरेट्स जो हैं फिर उनका जो भी काम है लेना देना, मतलब इन्वेस्ट करना एंड पैसे लेना, ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट होगा डेवलपिंग नेशंस में, लो इनकम कंट्रीज में, वेर एवर दे आर इन्वेस्टिंग, एंड फाइनली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द लॉट मेनी कंट्री, लॉट मेनी पीपल इन द world. Now the developing countries debt servicing challenges hinder climate goals and that of the sustainable development. अब developing countries की जो debt servicing challenges होंगी तो obvious सी बात है कि वो अपना debt की तरफ ध्यान दे, या फिर जो climate goals हैं उसके ऊपर ध्यान दे, या फिर जो sustainable development है, sustainable development goals हैं उनके ऊपर ध्यान दे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आदमी पहले अपना पेट दिखेगा या फिर इन सारे गोल्स की तरफ ध्यान देगा। ऑब्वियस सी बात है इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट ऑल दीज थिंग्स एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डॉलर्स। नाउ द प्रपोज्ड solution which is being mentioned over here is the need for the international financial system reform to address the global economic asymmetry. US monetary policy should consider broader global considerations over here. Okay, जब भी ये जो यूएस में जो भी मॉनेटरी पॉलिसी जब भी फॉलो करी जा रही है तो दे आर पॉइंटिंग आउट दिस थिंग कि भाई जब भी कोई आप स्टेप लेते हो तो प्लीज़ डू कंसीडर दिस थिंग इन योर माइंड दैट इट विल हैव ग्लोबल इम्पैक्ट, देन डेफिनेटली यू आर सपोज टू टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंगली। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द इंक्रीज्ड कंटिजेंसी financing and affordable long term development financing should also be taken into consideration. Okay, so this is what it is being said over. ये थोड़ा सा complicated topic ज़रूर था but this was quite good. Okay, चलो, so this is it for today's daily news analysis. So many topics. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night.